नमस्कार दोस्तों, मैं अनुरंग सिंह स्वागत करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के इतिहास विषय का अध्याय 4, जिसका नाम है मुगल आक्रमण, उद्देश्य एवं प्रभाव। दोस्तों, पिछले कुछ भागों में हम मुगल आक्रमण की ही बात कर रहे हैं, और इससे पहले कि हम आज के टॉपिक को शुरू करें, क्योंकि आज का टॉपिक बेहद खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक ऐसा टॉपिक है जिसने सदियों तक हमारी पीढ़ियों को प्रेरित किया है, विशेषकर हमारे स्वतंत्रता प्रेम को प्रेरित किया है इस शख्सियत ने, जिसके बारे में हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम इनके बारे में अध्ययन करें, आगे इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लें, इससे पहले एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि पिछले वीडियोज़ में, पिछले भागों में हमने क्या पढ़ा था। दोस्तों, ये जो अध्याय हम 4 पढ़ रहे हैं, इसमें मुख्य रूप से हम मध्यकालीन, विशेषकर पूर्व मध्यकालीन भारत के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, हमने बताया था कि पूर्व मध्यकालीन भारत का अर्थ होता है वो इतिहास का वो कालखंड जब प्राचीन काल समाप्त होता है और मध्यकाल शुरू होता है, तो उनके बीच का जो कालखंड होता है उसे हम पूर्व मध्यकाल कहते हैं। ये वो युग है जिसमें कुछ परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं जो कि प्राचीन काल से अलग हो जाते हैं। हम देखते हैं कि जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई, जो कि प्राचीन भारत के अंतिम हिंदू सम्राट थे, तो उसके पश्चात जो भारत है वो कई भागों में बढ़ जाता है। विशेषकर जो उत्तर भारत है उसमें अनेक राजवंश राज करते हुए हमें दिखाई देते हैं, और इसी बात का फायदा उठाकर भारत पर उत्तर पश्चिम से अरब आक्रमण होते हैं, तुर्क आक्रमण होते हैं और मुगल आक्रमण होते हैं। यानी भारत पर ये जो काल है ये मुस्लिम आक्रमणों का काल माना जाता है। और ख़ास बात ये थी कि इस समय जो भारत के विभिन्न राजा थे वो बहुत बहादुर थे, परंतु वो एक नहीं हो पाए। हालांकि ऐसे कई अवसर हम देखते हैं जब वो एक हो जाते हैं और विदेशी सत्ता के विरुद्ध लड़ते हैं और विजय भी प्राप्त करते हैं। ये जो आक्रमण है उत्तर पश्चिम भारत पर, ये शुरू होते हैं अरब आक्रमणों से। अरब आक्रमण वो काल है जब इस्लाम धर्म का उदय होता है, और इस्लाम धर्म के उदय के साथ ही जो मुस्लिम आक्रांता है वो भारत में आते हैं। लेकिन अरब आक्रमण भारत पर उतना सफल होता हुआ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वो कोई अपना स्थायी प्रभाव भारत पर छोड़कर नहीं जा पाता है, और केवल वो उत्तर पश्चिम सिंध तक ही अपना साम्राज्य स्थापित कर पाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अरबों के बाद जो आक्रमण करते हैं वो है तुर्क आक्रमणकारी। तुर्क आक्रांताओं में मुख्य रूप से हम महमूद गजनी और मोहम्मद गोरी का नाम ले सकते हैं। महमूद गजनी हालांकि भारत पर कोई अपना स्थायी साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाए थे, लेकिन उन्होंने भारत को खूब लूटा था। उन्होंने लगभग भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे, और उनका सोमनाथ पर किया गया आक्रमण सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। जब गजनी भारत से चला गया तो गजनी के बाद गजनी पर अधिकार किया मोहम्मद गोरी ने, और मोहम्मद गोरी ने उत्तर मध्य एशिया की तरफ बढ़ने के बजाय वो भारत की तरफ बढ़ा, क्योंकि उसे भारत में एक विशाल साम्राज्य दिखाई दे रहा था और भारत की जो राजनीतिक स्थितियां थी उसका वो फायदा उठाना चाहता था। इसीलिए वो भारत में आक्रमण उसने किया। और हम देखते हैं कि जब मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करते हैं तो उस समय भारत पर जो सबसे बड़े राजा हमें राज करते हुए दिखाई देते हैं वो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान ने हालांकि गोरी को कई बार हराया था, लेकिन तराइन के दूसरे युद्ध में 1192 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान की कुछ भूलों की वजह से, कुछ गलतियों की वजह से उनकी हार होती है और भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना होती है। और यही तुर्क साम्राज्य भारत में सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, फिर मुगल आते हैं भारत में, और मुगल आक्रमण के दौरान, और मुगलों का जो पहला शासक था भारत में आक्रमण करने वाला वो था बाबर। और हम देखते हैं कि किस प्रकार राणा सांगा, जो उस समय सबसे बड़े राजा थे उत्तर भारत के विशेषकर, और जिनके छत्र के नीचे, जिनके नेतृत्व में संपूर्ण राजा एक हो गए थे और उन्होंने बाबर का सामना किया था, लेकिन वहाँ भी वो कुछ गलतियाँ होती है, उनकी वजह से वो बाबर से युद्ध हार जाते हैं और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। दोस्तों, इस अध्याय में हम विशेषकर मेवाड़ के महाराणाओं के बारे में बात कर रहे हैं, और मुख्य रूप से मारवाड़ के एक राजा रावचंद्र सेन के बारे में हमने बात की, राणा कुंभा के बारे में हमने बात की, राणा सांगा के हमने बारे में बात की। आज हम जिस शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं वो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में, और विशेषकर पूरे भारतीय इतिहास में एक प्रेरणा स्रोत रहा है और आज भी हमें प्रेरणा देता रहा है। इसके अलावा उसने आज़ादी की एक पूरी लड़ाई में एक आइकन बन के हमारे सामने हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं ऐसे महान विभूति के बारे में। इनका नाम है महाराणा प्रताप, जिन्हें वीर शिरोमणि भी हम कहते हैं, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है, एक प्रसिद्ध कविता के कुछ पंक्तियां हैं कि मायड़ अहड़ा पूत जन जहड़ा राण प्रताप, अकबर सूतो ओज के जान सिराने सांप। यानी कि उस समय महाराणा प्रताप के समय मुगल जो शासक था वो था अकबर, और उसने लगभग संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया था। लेकिन वो कहते हैं महाराणा प्रताप से इतना डरता था कि रात को कई बार उठ जाता था वो,
तो कहा गया कि मायड़ अहड़ा पूत जन, यानी माओ से ये कहा गया कि ऐसे पूत वो जनने चाहिए जैसे महाराणा प्रताप थे, यानी जिनके डर से अकबर भी रात को सोता हुआ उठ जाता था। तो जो भारत का सबसे बड़ा सम्राट था, संपूर्ण भारत का सम्राट था, राजा था, बादशाह था, वो भी उनके नाम से कांपता था। तो ऐसे महान शासक, ऐसे महान योद्धा, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, कहते हैं कि महाराणा प्रताप का जो कद था वो 7.5 फीट का था, और लगभग वो अपने कवच, अपने भाले और अपनी तलवार के साथ अगर पूरा वजन देखें तो 208 किलोग्राम वजन लेकर वो चलते थे लगभग। और जिस तरह से वो वार करते थे, कहते हैं उनकी तलवार भी इतनी शानदार थी कि वो एक ही वार से, एक युद्ध के अंदर वो एक सवार और घोड़े दोनों को काट डालते हैं, दोनों का वध कर देते हैं। तो इस तरह के महान योद्धा के बारे में अध्ययन करेंगे आज हम। इससे पहले कि उनके बारे में हम अध्ययन करें, एक बार ये देख लेते हैं कि उनका जो वंश था वो किस तरह से शुरू हुआ। महाराणा प्रताप का काल मुख्य रूप से 1572 ईस्वी से लेकर 1597 ईस्वी तक माना जाता है, और ये वो काल है जब भारत पर मुगल सम्राट अकबर का शासन है। हमने महाराणा सांगा के बारे में पढ़ा था, मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा, जिन्हें एक सैनिक का भग्नावशेष कहा जाता है। उनकी मृत्यु के बाद कुछ शासक हुए हैं। मेवाड़ के इतिहास में ये थोड़ा सा काला अध्याय माना जा सकता है, क्योंकि ये जो शासक हुए हैं बहुत ही कमजोर हुए हैं, बहुत ही अयोग्य शासक हुए हैं, और एक तरह से मेवाड़ जो है वो कमजोर हो गया और अपनी पुरानी जितना भी वैभव इसने हासिल किया था लगभग उसको खो दिया था, और यहां तक कि अकबर ने चित्तौड़ पर भी अधिकार कर लिया था। देखते हैं महाराणा सांगा के बाद जो शासन करने आए वो रतन सिंह है, जिन्होंने 1528 ईस्वी से लेकर 1531 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद विक्रमादित्य नाम के शासक आते हैं जो बहुत ही अयोग्य हैं, लेकिन 1531 ईस्वी से लेकर 1535 ईस्वी तक जिन्होंने शासन किया। फिर बनवीर नाम का एक और इस वंश का शासक नहीं है, वो आता है, और वो लगभग 1 वर्ष तक सत्ता में रहता है, और 1536 से लेकर 1537 ईस्वी तक उसने राज किया है। और फिर आते हैं उदय सिंह, जो कि महाराणा प्रताप के पिता हैं। उदय सिंह जो है वो शासन करते हैं 1537 से लेकर 1568 तक। ऐसा कहते हैं कि जो मेवाड़ की जनता थी उन्होंने उदय सिंह को शासक बनाया था, और उदय सिंह जो है 1537 से लेकर 1568 ईस्वी तक शासन करते हैं, और कुछ हद तक वो मेवाड़ की स्थिति को सुधारने का प्रयास करते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी समय मेवाड़ पर अकबर का आक्रमण होता है, और वो आक्रमण है 1567 का आक्रमण, 1567 ईस्वी का आक्रमण। ईस्वी का ये आक्रमण होता है चित्तौड़ पर। और ये दोस्तों, वैसे अकबर भी अपने आप एक महान शासक था, उसे भी हम इतिहास में महान शासक के रूप में याद करते हैं, लेकिन उसके भी दामन पर दाग हैं, और ये जो सबसे बड़ा दाग है वो उसका चित्तौड़ आक्रमण का। कहते हैं जब उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, तो चित्तौड़ पर आक्रमण जब उसने किया तो वहां लगभग जब उसने ये देखा कि किले में उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, तो उसने लगभग 30,000 स्त्री पुरुषों को मौत के घाट उतार दिया। तो ये एक अकबर के दामन पे ये दाग है। 1567 ईस्वी में युद्ध हुआ है और चित्तौड़ पर उसने अधिकार कर लिया है। महाराणा उदय सिंह जंगलों में चले जाते हैं, पहाड़ों में जाकर रहते हैं, और इसके बाद वो कुंभलगढ़ को, गोगुंदा को अपना स्थायी ठिकाना वो लोग बनाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं महाराणा प्रताप की व्यक्तिगत जीवन के बारे में, कुछ शुरुआती दिनों के बारे में बात करते हैं। कहते हैं महाराणा प्रताप उदय सिंह के काफी पुत्र थे, लेकिन उनमें से केवल 2 पुत्रों के बीच हम उत्तराधिकार युद्ध को होते हुए देखते हैं, वो महाराणा प्रताप और जगमाल के बीच। हालांकि महाराणा प्रताप जो थे वो उदय सिंह के सबसे बड़े पुत्र थे, लेकिन उदय सिंह क्योंकि अपनी भटियानी रानी जो थी उनकी, उसका पुत्र था जगमाल, उससे अत्यधिक प्रेम करते थे, और उसी के प्रेम के चलते उन्होंने जगमाल को शासक बनाने का निश्चय किया। और जब उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है, उदय सिंह की मृत्यु के बाद क्या होता है कि जब मृत्यु होती है तो ऐसा कहा जाता है कि जिस समय मुखाग्नि के लिए ले जाया जा रहा था, और विशेषकर दोस्तों मध्यकालीन भारत में विशेषकर जो राजवंश हुआ करते थे, राजपूतों में ऐसी परंपरा हो गई थी, जो बड़ा पुत्र होता था वो मुखाग्नि के लिए नहीं जाता था, क्योंकि ऐसा माना जाता था शायद कि उस पर कोई हमला हो सकता, उसकी जान को खतरा हो सकता, तो उसे महल में ही रखा जाता था। लेकिन जब मुखाग्नि दी जा रही थी, उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था उदय सिंह का, तो देखा सब सरदार जो आपस में थे, उनका माथा ठनका कि यहाँ पर तो जगमाल तो है नहीं, महाराणा प्रताप जरूर वहाँ हैं। लेकिन जब उन्हें पता लगा कि जब उन्हीं के किसी भाई ने बताया कि अरे तो आपको पता नहीं है, वो तो राजमहल में अपने राज्याभिषेक की तैयारी कर रहे हैं, तब उनमें से कुछ सामंत गए, और उन्होंने जब जगमाल एक विशेष स्थान हासिल करके बैठ चुके थे जो राजा का स्थान होता है, तब 2 सामंतों ने जाकर उन्हें दोनों तरफ से पकड़ा और कहा कि महाराज नहीं कहा उन्हें कहा
राजा जी आपका स्थान ये नहीं है, ये तो स्थान आपके बड़े भाई महाराणा प्रताप का है, और उन्हें पकड़कर दूसरी जगह बैठा दिया। इस बात से हालांकि जगमाल काफ़ी नाराज हुए, लेकिन उस समय कुछ कह नहीं सकते थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो आपसी संघर्ष है, और इस बात से नाराज होकर बाद में जगमाल जो है वो अकबर के पास चले जाते हैं, और अकबर उन्हें जहाजपुर की जागीर देता है। दोस्तों एक खास बात ये कि ये जो राजपूत वंश हैं, अधिकांश जो राजपूतों का जो काल हम देख रहे हैं, इसमें ये सबसे बड़ी दिक्कत ये रही है कि ये जो राजपूत शासक हैं वो आपस में ही हमेशा लड़ते रहे। अगर वो एक होकर युद्ध करने का प्रयास करते तो शायद भारत पर किसी बाहरी सत्ता का शासन नहीं हो पाता। कह सकते हैं कि जब जब हमारा परिवार टूटा है तब तब भारत बटा है। ये जब भारत के जो लोग हैं आपस में बट गए हैं, तब तक भारत पर दूसरी विदेशी राजाओं ने शासन किया। चाहे हम वो प्राचीन काल में 326 ईसा पूर्व में बात करें जब सिकंदर ने आक्रमण किया था और आंभी ने उसका साथ दिया था, या हम बात करें पृथ्वीराज चौहान के समय बात करें मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय जयचंद ने जिस तरह से मोहम्मद गोरी का साथ दिया था, उसकी बात हम करें, चाहे हम बाद में बात करें कि जब अंग्रेज भारत पर आए शासन करने के लिए, उस समय भी तो हमेशा ऐसा हुआ है कि जब हमारी एकता टूटी है तो विदेशियों ने हम पर शासन किया है। तो ये भी वैसा ही इस काल में भी होता हुआ दिखाई देता। तो जगमाल जो है वो रूट करके अकबर के पास चले जाते हैं, और अकबर उन्हें जहाजपुर की जागीर देता है, और अकबर ये अवसर समझ लेता है कि ठीक है, अब मेवाड़ पर अधिकार करने का ये अच्छा अवसर है, पूरे मेवाड़, हालांकि चित्तौड़ पर उसका अधिकार हो चुका था। तो इस प्रकार महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक होता है। अगर शुरू करें तो इनका जन्म की बात करें तो 9 मई 1540 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, और विक्रम संवत के अनुसार इनका जो जन्म है वो 1597 विक्रम संवत 1597 में हुआ था, और ये कुंभलगढ़ दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता उदय सिंह जैसा हमने बताया, और इनकी माता जयवंता बाई है। दोस्तों इनकी माता जो जयवंता बाई है, ना केवल इनकी माता थी बल्कि उन्होंने इनकी पहली गुरु भी थी। वो इन्होंने जो प्राथमिक शिक्षा है महाराणा प्रताप को इन्होंने दी थी। और दोस्तों ऐसा भी मानते हैं कि जो महाराणा प्रताप का जो बचपन बीता था वो भीलों के साथ बीता था, और उन्होंने कहते हैं कि उनमें इतने नेतृत्व के गुण थे, बचपन से लीडरशिप के उनमें गुण थे कि उन्होंने बचपन में ही वो तमाम तरह की सैन्य जितनी भी कलाएं थी वो सीख ली थी। वो सबके साथ मिलकर इस तरह के खेल खेला करते थे, जैसे किसी किले को फतेह करना है, या फिर मैनेजमेंट के जितने भी गुण थे, प्रबंधन के जितने गुण हैं, उन्होंने वो सब सीख लिए थे। राज्य प्रशासन चलाने के जो गुण थे वो उन्होंने बचपन में खेल खेल में ही सीख लिए थे। इतने प्रतिभाशाली व्यक्ति थे महाराणा प्रताप बचपन में। और दोस्तों कहते हैं कि कुछ मध्यकालीन इतिहासकारों ने उन्हें कीका नाम से संबोधित किया महाराणा प्रताप को, क्योंकि कीका जो शब्द है वो विशेषकर जो भील लोग थे वो प्यार से महाराणा प्रताप को कीका कहते थे, जिसका अर्थ होता है छोटा बच्चा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि महाराणा प्रताप किस तरह से उनका बचपन बीतता है। आगे बढ़े, और खासकर याद रखिएगा महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक जिसकी बात हमने अभी की थी, राज्याभिषेक इनका हुआ था होली के दिन। तो ऐसा कौन सा शासक है जिसका राज्याभिषेक होली के दिन हुआ है? तो महाराणा प्रताप है। और अगर तारीख की बात करें तो 28 फरवरी 1572 ईस्वी को गोगुंदा में इनका राज्याभिषेक किया गया था। आगे बढ़ते हैं, हम बात कर चुके कि वो जगमाल किस तरह से नाराज होकर अकबर के पास चले जाते हैं, और वहां उनको जहाजपुर की जागीर प्राप्त होती है। जब महाराणा प्रताप चित्तौड़ की राजगद्दी पर बैठते हैं, मेवाड़ के शासक बनते हैं, तो उस समय वो शपथ लेते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध शपथ है उनकी। वो देखते हैं कि जिस तरह की परिस्थितियां मेवाड़ की हो गई है, मेवाड़ अपना गौरव खो चुका है, मेवाड़ की जनता बहुत परेशान है, तो वो इस बात की शपथ लेते हैं कि जब तक मैं मेवाड़ को स्वतंत्र नहीं करा लेता हूं तब तक मैं राजमहलों में नहीं रहूंगा। दोस्तों बहुत बड़ी बात होती है ये, वरना ज़्यादातर शासक की कोशिश करते हैं कि किस तरह से राजमहल प्राप्त हो, किस तरह से ऐशो आराम की जिंदगी जिए। लेकिन महाराणा प्रताप जो थे उन्होंने शपथ ली कि मैं जब तक मेवाड़ को स्वतंत्र नहीं करा लेता हूं तब तक मैं राजमहलों में नहीं रहूंगा, और ना पलंग पर सोऊंगा, ना ही पंच धातुओं के जो बर्तनों में भोजन नहीं करूंगा। तो इस प्रकार उन्होंने अपने आप को जनता से जोड़ा, जनता के बीच लेके गए, जनता की समस्याओं को समझा, और इसी वजह से दोस्तों उनके प्रति जनता का इतना आदर था, जनता में उनके प्रति इतना सम्मान था कि लोग उन्हें पूजते थे। और इस तरह से लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी उनके लिए, उनके जो अभियान था, उनका जो संघर्ष था उसके लिए। राजधानी गोगुंदा से एक खास बात यह थी कि उन्होंने राजधानी गोगुंदा, क्योंकि ज़्यादा सुरक्षित नहीं था, तो उन्होंने अपनी राजधानी को गोगुंदा से कुंभलगढ़ स्थानांतरित कर दिया, और वनवासी भीलों की सहायता से एक शक्तिशाली सेना का उन्होंने संगठन किया। यह भी याद रखने की बात है कि इनके साथ भामाशाह जैसे एक महान दानी व्यक्ति भी थे, जिन्होंने इन्हें आर्थिक सहायता दी ताकि महाराणा प्रताप अपना संघर्ष जारी रख सके। तो लोग इतने समर्पित थे इनके प्रति कि सब कुछ दांव पर लगा देते थे अपना। अब बात करें इनके सामने क्या क्या प्रारंभिक समस्याएं थी। वो एक राजा बने, उसके बाद उनके सामने क्या क्या समस्याएं आई। सबसे बड़ी बात थी कि अकबर की राजनीतिक महत्वाकांक्षा। हम देखते हैं कि बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, उसके बाद उनका पुत्र हुमायूं हुआ। हुमायूं के समय मुगल साम्राज्य कुछ कमजोर अवश्य हो गया था, लेकिन अकबर के समय
मुगल साम्राज्य अपनी पराकाष्ठा पे पहुंचता है, सबसे मजबूत स्थिति में ये मुगल साम्राज्य पहुंच जाता है। और ये जो अकबर की राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, सबसे बड़ा कारण था, सबसे बड़ी समस्या थी महाराणा प्रताप के लिए, उसका किस तरह से सामना किया जाए। इसके अलावा मेवाड़ की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था भी ठीक करना उनकी प्राथमिकता में था, क्योंकि इतने पिछले, जब महाराणा सांगा के बाद से लेकर राणा प्रताप तक जो मेवाड़ की जो स्थितियां थी बहुत ही बदतर हो चुकी थी, और उन्हें सुधारना, वो सामाजिक स्थिति हो चाहे आर्थिक स्थिति हो मेवाड़ की, उन्हें सुधारना बहुत जरूरी था। इसके अलावा चित्तौड़, मांडलगढ़, बदनौर, बागोर, जहाजपुर और रायला आदि परगनों को मुगलों के अधिकार से मुक्त कराना भी उनकी प्राथमिकता, उनकी प्रारंभिक समस्याओं में शामिल था। इसके अलावा उन्होंने मेवाड़ की सैन्य शक्ति को पुनर्गठित करना भी एक सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि मेवाड़ की जो शक्ति थी वो समाप्त हो चुकी थी। तो उन्होंने कोशिश की कि मेवाड़ के जो भील, जितने भी विशेषकर दक्षिणी मेवाड़ में जो भील थे, उनको संगठित किया, उनकी एक सेना, मजबूत सेना उन्होंने तैयार की। तो ये उनकी कुछ प्रारंभिक समस्याएं थी महाराणा प्रताप की। अकबर द्वारा भेजे गए दूत मंडलों की अब बात करते हैं कि किस प्रकार, जब अकबर ने ये देखा कि मेवाड़ पुनः शक्तिशाली हो रहा है और महाराणा प्रताप पुनः शक्ति का संगठन कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसने ये कोशिश की कि दूत मंडल भेज के, जैसे उन्होंने बाकी राजपूत राजाओं को अपने साथ मिला लिया था बातचीत के रास्ते से, कोशिश कर रहे थे कि वैसे राजपूत राजाओं को डरा कर या धमका कर वैसे महाराणा प्रताप को भी ऐसा किया जाए। लेकिन महाराणा प्रताप तो दोस्तों महाराणा प्रताप थे, उन्होंने कुछ भी नहीं माना। उन्होंने कहा कि मैं अपनी मिट्टी का एक भी रंग नहीं बिकने दूंगा। कहा गया ना कि दाम कितना भी लगाए कोई यारों, एक रंग भी अपनी मिट्टी का न बिकने पाए। तो महाराणा प्रताप उसी बात में विश्वास करते थे। उन्होंने जितने दूत मंडल भेजे थे उन सबका बहुत शानदार स्वागत किया। महाराणा प्रताप दोस्तों एक अच्छे इंसान थे, हालांकि बहुत बड़े योद्धा थे, लेकिन साथ ही वो एक अच्छे इंसान थे, दूसरों का सम्मान करते थे वो। तो उन्होंने जितने भी दूत मंडल उनके पास आए उन सबका सम्मान किया, आदर सत्कार किया। लेकिन उन्हें कह दिया कि भैया ऐसा है कि हम अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, उसे कहिए कि हम युद्ध के मैदान में मिलेंगे और वहीं जो होगा फैसला अंतिम होगा। इन बातचीत से कोई फैसला होने वाला नहीं है, क्योंकि अकबर ने जिस तरह की महत्वाकांक्षा की नीति अपना रखी थी, साम्राज्य विस्तार का तरीका अपना रखा था, वो बहुत ही खतरनाक था। तो वो चाहते थे कि हम अपनी स्वतंत्रता को नहीं देंगे किसी भी हद तक। तो बात करते हैं जो दूत मंडल अकबर ने भेजे हैं महाराणा प्रताप के लिए। सबसे पहले उन्होंने जलाल खां को भेजा 1572 ईस्वी में, और जलाल खां को भेजा, लेकिन वो भी महाराणा प्रताप को मनाने में असफल रहा। उसके बाद उन्होंने मानसिंह, जो कि आमेर के राजा थे, राजा मानसिंह, वो भी काफ़ी महान शासक हुए हैं, और लेकिन वो क्योंकि अकबर के दूत थे तो मानसिंह को भेजा जून 1573 ईस्वी में। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण यही जो मानसिंह है, इसकी जो मानसिंह और महाराणा प्रताप का जो मिलन है यहाँ पर, या मानसिंह जब महाराणा प्रताप से मुलाकात करने जाते हैं दूत मंडल के रूप में उन्हें मनाने के लिए कि वो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले, तो इसका बहुत ही रोचक वर्णन किया गया समकालीन ऐतिहासिक स्रोतों में, जिसमें हम मुख्य रूप से अमर काव्य वंशावली की बात करें या राज रत्नाकर की बात करें, तो इनका बहुत ही शानदार वर्णन, बहुत ही रोचक वर्णन किया गया उन दोनों की मुलाकात का। इन्हीं महाकाव्यों में, इन ग्रंथों में कहा गया कि एक बार जब ये दूत के रूप में जाते हैं मानसिंह उनसे मिलने के लिए, तो अकबर के क्योंकि दूत होते हैं तो महाराणा प्रताप की जो नज़र में इनका सम्मान नहीं था। तो महाराणा प्रताप क्या करते हैं, जब उनसे मिलने आते हैं तो महाराणा प्रताप अपने बड़े पुत्र अमर सिंह को इनको मिलने के लिए भेजते हैं। वो उनको स्वागत करने के लिए आते हैं और उनको बैठाते करते हैं, जो भी उनका स्वागत, जो परंपराएं होती है रीति के अनुसार। जब भी पूछते हैं कि मानसिंह, जब भी पूछते हैं कि आखिर हमारा स्वागत करने के लिए राणा प्रताप क्यों नहीं आए, तो उन्हें कहा जाता है कि वो बहाना बना देते हैं कि वो भाई उनके पेट में दर्द है, इस तरह की चीज़ें। और जब कहते हैं दोस्तों तो वो काफ़ी इस बात से रुष्ट होते हैं। और इसके बाद जब उन्हें भोजन कराया जाता है, और जब वो नहीं मानते कि नहीं उन्हें बुलाइए, तो फिर महाराणा प्रताप आते हैं और उन पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि भाई आप अकेले क्यों आए, अपने फूफा को लेके नहीं आए, क्योंकि मानसिंह ने अपनी बुआ की जो शादी थी, विवाह था, वो अकबर के साथ कर दिया था। अकबर की दोस्तों ऐसी नीतियां हुआ करती थी कि जिन राजाओं को वो जीतता था उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया था। तो इस तरह की वो कटाक्ष मानसिंह पर करते हैं और मानसिंह काफ़ी इस बात से नाराज हो जाते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि क्योंकि जिन बर्तनों में मानसिंह ने भोजन किया था, उन बर्तनों को बाद में महाराणा प्रताप ने धुलवाया था, उन्हें साफ करवाया था ढंग से, क्योंकि महाराणा प्रताप की नज़र में वो जो बर्तन थे अशुद्ध हो गए थे, क्योंकि वो पाप जो मानसिंह ने किया था अपनी बुआ को अकबर को देके, वो इस वजह से उसको धुलवाया गया। तो इस तरह से दोनों के बीच जो मुलाकात है उसका काफ़ी रोचक वर्णन हमें तात्कालिक स्रोतों में देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करें मानसिंह के बाद जो भगवंत दास को भेजा गया, अक्टूबर 1573 ईस्वी में भगवंत दास को भी भेजा जाता है, जो कि आमेर के राजा हैं। इसके बाद दिसंबर 1573 ईस्वी को टोडरमल
जो एक हिंदू राजा थे उनको भेजा जाता है, लेकिन ये सभी दूत मंडल जो हैं वो असफल होते हैं महाराणा प्रताप को मनाने के लिए, और ये तय हो जाता है कि अब दोनों के बीच युद्ध जो है वो अवसंभावी हो जाता है। तो दोस्तों हमने देखा कि किस प्रकार अकबर ने महाराणा प्रताप के लिए 4 दूत मंडल भेजे, लेकिन चारों दूत मंडल जो हैं वो असफल हो जाते हैं, और जब दूत मंडल असफल हो जाते हैं तो भैया अकबर को ये कहना होता है कि भैया अब तो युद्ध अवसंभावी है, और अकबर एक सेना भेजता है महाराणा प्रताप के खिलाफ मेवाड़ के लिए। और ये जो युद्ध है दोनों के बीच में, इतिहास प्रसिद्ध युद्ध है, इसे हल्दी घाटी का युद्ध हम कहते हैं, और इसकी जो तारीख है वो इतिहास में दर्ज है सुनहरे अक्षरों में, और इस तारीख को कहते हैं 18 जून 1576 ईस्वी को ये युद्ध हुआ था। तो दोस्तों जिस तरह से दूत मंडल असफल हो जाते हैं, और कहा जाता है दोस्तों कि ये जो युद्ध है हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो इतिहास में इतना भयंकर युद्ध हुआ था कि अगर आज भी वहाँ की जो मिट्टी है वो हमें लाल रंग से दिखाई देती है, क्योंकि उस मिट्टी में इतना ज़्यादा खून है कि वो मिट्टी आज भी लाल रंग की दिखाई देती है। इसके अलावा आज भी हमें वहाँ तलवारों के टुकड़े और भालों के टुकड़े दिखाई दे सकते हैं, और कुछ इतिहासकार तो इस बात को मानते हैं कि ये जो युद्ध था ये कलिंग युद्ध के बाद हुआ सबसे भयानक युद्ध माना जाता है। इस तरह का जो युद्ध है इतिहास में सबसे प्रसिद्ध है। अगर हम कुछ युद्धों को शामिल करें विश्व इतिहास में, तो इनमें से एक महत्वपूर्ण युद्ध है विश्व इतिहास, भारत का इतिहास, राजस्थान के इतिहास की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में गिना जाना चाहिए हल्दी घाटी के युद्ध को। हालांकि इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला था, लेकिन क्योंकि अकबर जिस उद्देश्य के लिए इस युद्ध को किया था, अकबर ने महाराणा प्रताप पर जो आक्रमण किया था उस उद्देश्य में वो असफल रहा था। तो कुछ हद तक कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये जो युद्ध है ये महाराणा प्रताप के पक्ष में रहा था। बहरहाल किसी के पक्ष में भी रहा हो, लेकिन ये युद्ध जो है हमें प्रेरणा देता है कि स्वतंत्रता के लिए लड़ते लड़ते अपने प्राण भी अगर गंवाने पड़े तो वो उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। आइए शुरू करते हैं इस युद्ध के बारे में। तो जिस तरह का मेवाड़ के विरुद्ध सैनिक अभियान जो अकबर ने भेजा है, उसके जो मुगल सेनापति हैं वो इसके मानसिंह हैं। याद रखिए मुगल सेनापति कौन है, राजा मानसिंह जो है, मेवाड़ के राजा मानसिंह सेनापति हैं। इसके अलावा उनके साथ और कौन कौन होते हैं उनकी सेना में, आसफ खान, गाजी खान, जगन्नाथ कछवा जो है इनकी सेना में होते हैं। इसके अलावा भगवंत दास का भाई माधो सिंह इसमें है, मेहतर खां है, सैयद हासिम खान आदि इस युद्ध में मुगल सेना की तरफ से लड़ते हुए हमें दिखाई देते हैं। अगर हम बात करें कि मुगल सेना ने अपना शिविर कहाँ स्थापित किया है, दोस्तों हल्दी घाटी का जो एरिया है उससे कुछ दूर बनास नदी के किनारे एक मोलेला नामक गांव है, वहां पर मानसिंह ने मुगल सेना ने अपना शिविर स्थापित किया, सैन्य शिविर, और उससे 6 मील दूर पर महाराणा प्रताप ने भी अपनी सेना का पड़ाव डाला, और वो था लोसिंग गांव। जहां महाराणा प्रताप ने अपना पड़ाव डाला था उसे कहते हैं लोसिंग गांव। तो दोनों के बीच लगभग 6 मील की दूरी थी, और युद्ध की तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी थी। अब बात करें मुगल सेना के जो हरावल दस्ते का मतलब होता है जो आगे चलने वाला जो दस्ता होता है युद्ध में, उसे कहते हैं हरावल दस्ता। तो हरावल दस्ते का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे सैयद हासिम और राजा जगन्नाथ, और उनके साथ थे आसफ खान। याद रखिए सैयद हासिम, राजा जगन्नाथ तथा आसफ खान इस मुगल हरावल दस्ते का नेतृत्व कर रहे थे। वहीं बात करें महाराणा प्रताप के हरावल दस्ते की, तो उसमें थे हाकिम खां सूरी। दोस्तों कितनी बड़ी बात है, अगर कुछ लोग इसे एक धार्मिक युद्ध के रूप में देखने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई धार्मिक युद्ध नहीं है। ये एक साम्राज्यवाद के खिलाफ, एक साम्राज्यवादी शासक के खिलाफ, एक स्वतंत्रता प्रेम करने वाले शासक की लड़ाई है, जिसमें हिंदू मुसलमान का कोई कहने की कोई बात नहीं। हम ये देख पा रहे हैं कि जिस तरह के मानसिंह जो एक हिंदू राजा हैं वो अकबर की तरफ से लड़ रहे हैं, वहीं महाराणा प्रताप की तरफ से हाकिम का सूरी जो एक मुस्लिम शासक है वो लड़ रहे हैं। तो ये एक तरह से धार्मिक युद्ध इसे हम नहीं कह सकते हैं। इसके अलावा हाकिम खां सूरी और उनके 2 पुत्र भी इस युद्ध में लड़ रहे थे। इसके अलावा ग्वालियर के जो रामशाह है वो भी महाराणा प्रताप की तरफ से हल्दी घाटी के मैदान में आ डटे थे। पुरोहित गोपीनाथ, शंकरदास चारण, पुरोहित जगन्नाथ, स्लोम्बर के चुड़ावत आदि अलग अलग राजा जो थे देश के, जिनको अपनी स्वतंत्रता से प्रेम था, वो सब महाराणा प्रताप के साथ आकर एक मैदान में डट गए थे। तो इस प्रकार हम दोनों की युद्ध की तैयारियों को देख सकते हैं। बात करें राणा की जो सेना का दूसरा भाग था, जो मध्य भाग था, उसमें केंद्रीय भाग में राणा स्वयं उपस्थित थे, और उनके साथ थे भामाशाह और उनके भाई ताराचंद उनके साथ उसमें शामिल थे। अब आता दोस्तों युद्ध का दिन। वो दिन आ जाता है जब युद्ध होना है, यानी 18 जून 1576 का दिन है जब युद्ध होना है। युद्ध का प्रथम भाग की बात करें तो इसे हम हाथियों का युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि इस प्रथम युद्ध के प्रथम भाग में जो महाराणा प्रताप के हाथी लूना और मुगलों के हाथी गजमुक्ता के बीच मुकाबला होता है। और इस मुकाबले को लगभग ऐसा होता है कि गजमुक्ता इस युद्ध में हारता है, गजमुक्ता हार के इस युद्ध से बाहर हो जाता है, लेकिन जो महाराणा का हाथी है लूना, उसका जो महावत है वो घायल हो जाता है। इसकी वजह से महाराणा प्रताप को अपने दूसरे हाथी को लेके आना पड़ता है, जिसका नाम है राम प्रसाद। इस वजह से राम प्रसाद को इस युद्ध में लाना पड़ता है, और राम प्रसाद इस युद्ध में काफ़ी तबाही मचाता है, और जो मुगल सेना का जो हस्ती सेना थी उसे हराने की ओर अग्रसर होता है। लेकिन इसी बीच बाकी सब हाथियों को, तो ये
अकबर की जो सेना के सेनापति हैं वो बाकी हाथियों से राम प्रसाद को घेर लेते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि बाद में राम प्रसाद को अकबर के पास ले जाया जाता है, और अकबर ने बाद में इसी हाथी का नाम जो है पीर प्रसाद कर दिया था। लेकिन कहते हैं कि जो राम प्रसाद को उसने जब बंदी बना लिया था तो राम प्रसाद ने कई दिनों तक भोजन नहीं किया था, और इसकी वजह से अकबर को ये देखकर ताजुब हुआ था कि किस प्रकार वो स्वामी भक्त हाथी है। हालांकि महाराणा प्रताप के पास एक प्रसिद्ध घोड़ा चेतक भी था स्वामी भक्त, लेकिन उनके जो हाथी भी थे वो भी काफ़ी स्वामी भक्ति का परिचय देते हैं। बदायूं के अनुसार हम बात करें तो ये जो युद्ध का प्रथम भाग में इसमें मुगल सेना को करारी मात मिलती हुई दिखाई देती है। तो पहला भाग जो है युद्ध का वो महाराणा प्रताप लगभग जीतते हुए दिखाई देते हैं इस युद्ध के अंदर। बात करें दूसरे भाग की, तो इस युद्ध में ये जो युद्ध हुआ था इसमें पहले देख लेते हैं। सैयद हाशिम खान जो था घोड़े से, जो पहले भाग की बात करें तो सैयद हाशिम खान जो था हरावल दस्ते में जो थे वो अपने घोड़े से लगभग गिरते हुए बचते हैं, और इसके अलावा आसफ खान भी पीछे हटकर अपनी जान बचाते हैं, और जगन्नाथ कछावा भी पीछे हटने को मजबूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार तमाम जितने भी बड़े बड़े योद्धा थे अकबर के, मुगल सेना के, उन्हें पीछे हटना पड़ता है राजपूतों के शौर्य के सामने। मुगल सेनानायक मेहतर खां द्वारा, लेकिन इसी बीच क्या होता है, जब युद्ध चल रहा होता है, युद्ध का पहला भाग चल रहा होता है, इसी बीच जो एक मुगल सेनानायक मेहतर खां ये अफवाह फैला देते हैं कि बादशाह सलामत स्वयं सेना लेके आ गए हैं। तो इससे क्या होता है, इससे मुगल सेना का उत्साह तुरंत वापस आ जाता है और वापस वो युद्ध करने के लिए मुड़ जाती है, और फिर आप वापस दोनों सेनाओं में युद्ध जारी हो जाता है। अब बात करें युद्ध का जो सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है वो है महाराणा प्रताप और मानसिंह के बीच होने वाला युद्ध। महाराणा प्रताप और मानसिंह के इस पूरे युद्ध का जो कथान है, इस युद्ध का सबसे रोचक जो प्रसंग है, सबसे शानदार प्रसंग अगर हम कोई देखते हैं तो वो यही है जब राणा प्रताप और महाराणा प्रताप और मानसिंह आमने सामने होते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं महाराणा प्रताप जो है वो अपने घोड़े चेतक पर सवार हैं, और वहीं जो मानसिंह है वो अपने हाथी मर्दाना पर सवार होकर आता है, और दोनों आमने सामने हो जाते हैं। दोस्तों उस जमाने में जो थे घोड़ों के आगे एक तरह से सूंड जैसा कुछ लगा दिया जाता था जिससे कि हाथी भ्रमित हो जाते थे, और उनकी सूंड में कोई हथियार और दे दिया जाता था। तो इस प्रकार जो युद्ध शुरू होता है, मानसिंह और राणा प्रताप के बीच युद्ध होता है इसके अंदर। तो ऐसा कहा जाता है इस युद्ध के दौरान रणछोड़ भट्ट ने एक अमर काव्य में इस युद्ध का बड़ा रोचक वर्णन किया है। वो कहते हैं कि युद्ध के बीच जब राणा प्रताप अपने भाले से, उनका जो घोड़ा चेतक होता है वो गजमुख जो मर्दाना जो हाथी होता है मानसिंह का, उसकी सूंड पर पांव रख लेता है, और जब महाराणा प्रताप अपने भाले से वार करते हैं तो इस भाले की वार से जो मानसिंह है वो अपने होदे में, जो ऊपर होदा होता है जिसमें बैठे होते हैं, जैसे ये दिखाया गया है, इसमें छुप जाता है और उनका जो महावत होता है वो मारा जाता है। लेकिन इसी दौरान क्या होता है कि जो हाथी की सूंड में वो जो तलवार लगी होती है उससे चेतक के पाँव घायल हो जाते हैं, और वो चेतक भी थोड़ा लड़खड़ा जाता है, और मानसिंह भी गिरते हुए बचते हैं इसके अंदर। तो इस तरह से दोनों जो योद्धा हैं मानसिंह और राणा प्रताप, वो दोनों ही कहीं ना कहीं युद्ध करते हुए हमें इस तरह से, वहाँ चेतक घायल हो जाता है जबकि मानसिंह भी अपना संतुलन खो बैठते हैं। इसी समय जब चेतक घायल हो जाता है तो वहाँ ऐसा, और वो जो महाराणा प्रताप है वो मुगल सेना के बीच घिरे हुए दिखाई देते हैं। तो उसी समय जो बड़ी सादड़ी के एक झाला बीदा जो है वो महाराणा प्रताप को बचाने के लिए आते हैं, और उन्हें कहते हैं कि महाराणा आपको फिलहाल युद्ध से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि इस समय अगर आप जीवित नहीं रहेंगे तो हम आगे का युद्ध कैसे जारी रखेंगे। तो उन्हें समझाया जाता है, वहाँ के सरदार काफ़ी सामंत मिलकर उन्हें समझाते हैं कि वो युद्ध से या बाहर निकल जाएं, और इस समय जो झाला बीदा होते हैं वो राणा का छत्र धारण कर लेते हैं और युद्ध में उनकी जगह लड़ते हुए दिखाई देते हैं, और बाद में युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और बाद में इतिहासकारों ने यह भी बताया कि आज भी वो परंपरा है कि झालाबीदा का जो परिवार है उन्हें महाराणा की जैसे ही तमाम तरह का सम्मान इन्हें दिया जाता है। इस युद्ध भूमि में इसके बाद जो चेतक उन्हें महाराणा प्रताप को लेकर युद्ध भूमि से बाहर निकल जाता है, और वो कुछ दूरी पर जाकर कहते हैं चेतक की मृत्यु हो जाती है, लेकिन वो अपने मालिक को महाराणा प्रताप को बचा लेता है, युद्ध भूमि से निकाल कर ले जाता है। तो इस प्रकार एक महान, ऐसा माना जाता है कि चेतक की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों वो हार्ट अटैक यानी कि हृदय आघात के कारण हुई थी, क्योंकि अक्सर जो घोड़े चलाते हैं लोग उनका ये मानना है कि ज़्यादातर जो घोड़ों की मृत्यु होती है वो इसी वजह से होती है। अब बात करें महाराणा का जो युद्ध है वो अंतिम समय महाराणा प्रताप इस युद्ध का जो रुख है वो पहाड़ों की तरफ मोड़ देते हैं। इससे मुगल सेना जो है उनका पीछा नहीं कर पाती है, और इस तरह से ये जो युद्ध है ये अनिर्णित युद्ध के रूप में परिणित होता हुआ हमें दिखाई देते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि शायद इसके 3 मुख्य कारण रहे होंगे कि महाराणा प्रताप का पीछा नहीं किया गया। उसका पहला कारण ये है कि जून माह की जो तेज गर्मी, उस समय जून के महीने में युद्ध था ये, तो उस तेज गर्मी के कारण पहाड़ों की ओर वो मुगल सेना जाने से कतरा गई होगी। दूसरी बात है कि मुगल सेना की जो थकान है और क्षमता में जो कमी आ गई उसकी वजह से भी मुगल सेना ने उनका पीछा नहीं किया होगा। इसके अलावा प्रताप के आक्रमण का भी उन्हें यह भी भय था कि अचानक प्रताप पहाड़ों से निकल कर आ सकते हैं और उन पर आक्रमण कर सकते हैं, तो इस तमाम भय की वजह से भी उन्होंने उन पर आक्रमण नहीं किया था।
अब हल्दी घाटी युद्ध के बारे में जैसा पहले भी हमने बताया कि कुछ लोगों का ये मानना है कि क्या वाकई में एक धार्मिक युद्ध था। ऐसा बिल्कुल कई बार कुछ इतिहासकार, कुछ लेखक इस बात को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि ये कोई धार्मिक युद्ध था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कोई धार्मिक युद्ध नहीं है, बल्कि राजनीतिक वर्चस्व का संघर्ष है, बल्कि एक साम्राज्यवाद के खिलाफ एक स्वतंत्रता प्रेमी शासक का संघर्ष के रूप में इसे हम देख सकते हैं। क्योंकि इसके कारण ये दिए जाते हैं क्योंकि जहां पर महाराणा प्रताप के सेनापति हाकिम खां सूरी थे, वहीं मुगल सेना के जो सेनापति थे वो मान सिंह थे, जो कि हिंदू शासक थे। तो इसे एक धार्मिक युद्ध कहना उचित नहीं होगा। बात करें कि हल्दी घाटी के युद्ध को कई और नामों से भी जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बात, ये तथ्य बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए कि हल्दी घाटी के युद्ध को हम कई नामों से जानते हैं। जैसे कि कर्नल जेम्स टोड जो हैं वो इसे मेवाड़ की थर्मोपल्ली के नाम से संबोधित करते हैं इस युद्ध को। इसके अलावा जो अबुल फजल है, अकबर के दरबारी हैं, वो इसे खमनोर का युद्ध कहते हैं, क्योंकि खमनोर का जो एरिया है उसके आसपास ही युद्ध हुआ था, इसलिए इसे खमनोर का युद्ध कहते हैं। वहीं बदायूनी इसे गोगुंदा का युद्ध के नाम से संबोधित करते हैं। तो विभिन्न लोग इसे, अलग अलग जो लेखक हैं, साहित्यकार हैं, इतिहासकार हैं, अलग अलग नामों से, कर्नल जेम्स टोड ने इसे मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है, अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध कहा है, वहीं बदायूनी इसे गोगुंदा का युद्ध कहकर संबोधित करते हैं। तो इस प्रकार इस महान युद्ध के बारे में हमने देखा। इस युद्ध की परिणति के बारे में, परिणामों के बारे में अक्सर चर्चा होती है कि क्या इस युद्ध का परिणाम क्या रहा। हम देखते हैं कि कुछ मुस्लिम इतिहासकार है, उनका ये मानना होता है कि ये युद्ध जो है अकबर ने जीता था, जबकि जो दूसरे समकालीन इतिहासकार हैं मेवाड़ के, उनका मानना होता है कि ये युद्ध जो है महाराणा प्रताप ने जीता। हालांकि दोस्तों इस युद्ध का परिणाम कुछ भी रहा हो, लेकिन अकबर अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया था, क्योंकि अकबर का उद्देश्य था महाराणा प्रताप को या तो गिरफ्तार करना या फिर उन्हें मारना। वो दोनों ही उद्देश्य में वो सफल नहीं हो पाया। इसीलिए ये युद्ध जो है, हम अगर देखें तो महाराणा प्रताप इस युद्ध में कहीं ना कहीं हमें विजयी होते हुए दिखाई देते हैं। और इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने जितने भी युद्ध अभियान किए हैं मुगलों के खिलाफ, उनमें वो सफल रहे होते हैं। अब बात करें, काफ़ी जब ये हल्दी घाटी का युद्ध हो गया, उसके बाद 1582 ईस्वी में अकबर और भी एक शाहबाज खां के नेतृत्व में एक अभियान और भेजता है, और इसी दौरान एक दिवेर का जो प्रसिद्ध युद्ध है वो भी हुआ, हम देखते हैं। 15 अक्टूबर 1577 की बात करें तो शाहबाज खां को मेवाड़ पर पहला अभियान करने के लिए भेजा जाता है, और वो कुंभलगढ़ पर आक्रमण करता है, लेकिन वो उसमें असफल होता है, और वो कुंभलगढ़ पर नियंत्रण करने में असफल हो जाता है। इसी दौरान हम देखते हैं दोस्तों, एक प्रसिद्ध घटना यहाँ होती है कि महाराणा प्रताप जब ये जो संघर्ष कर रहे होते हैं इस दौरान, तो वो एक चूलिया नामक एक गांव में रुकते हैं, और वहीं पर जो भामाशाह है उन्हें मिलते हैं, और भामाशाह के जो भाई होते हैं, छोटे भाई ताराचंद, वो यहाँ पर उन्हें 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देते हैं। इसके अलावा 20,000 अशर्फियाँ भी उन्हें समर्पित करते हैं, जो कि महाराणा प्रताप के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर महाराणा प्रताप को आर्थिक सहायता नहीं मिलती तो हम कह सकते हैं कि शायद कुछ और ही परिणाम हो सकता था उनके संघर्ष का। तो ये बहुत बड़ी सहायता है, 25 लाख रुपए की तथा 20,000 अशर्फियाँ उन्हें दान की गई महाराणा प्रताप को। इन्हीं से महाराणा प्रताप ने अपने सैन्य संगठन किया, और आगे हम देखते हैं कि जितने भी तमाम तरह के वो सैन्य अभियान है मुगलों के खिलाफ, वो जीतते हुए दिखाई देते हैं। इसी वजह से, और यही हम महाराणा प्रताप जो भामाशाह को मेवाड़ का प्रधानमंत्री भी नियुक्त करते हैं। बात करें जुलाई 1586 के दिवेर का जो युद्ध होता है, राजसमंद में दिवेर है, तो वो जो युद्ध है महाराणा प्रताप की इस युद्ध में विजय होती है। दोस्तों इसी युद्ध में अगर हम देखते हैं तो इस युद्ध में हमें महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह की वीरता का किस्सा एक दिखाई देता है। किस तरह से महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया था। कहा जाता है कि जो अकबर का चाचा था उसको अमर सिंह ने युद्ध के दौरान अपने भाले से न केवल उसको बल्कि उसके और उसके घोड़े को एक साथ काट दिया था। अपने भाले के एक ही वार से उन दोनों को खत्म कर दिया था। तो अमर सिंह की बहादुरी का परिचय हमें इस युद्ध में देखने को मिलता है। इस प्रकार दिवेर की विजय के पश्चात तमाम तरह के जो पर्वतीय भाग थे, राणा का उन पर अधिकार हो गया था। दोस्तों दिवेर का एक और महत्व है सामरिक दृष्टि से, क्योंकि दिवेर जो था वो अजमेर और बाकी जो मेवाड़ के शेष प्रदेश थे उनको जोड़ता था। तो बड़ा मुगल थाना था जिस पर अधिकार हो जाने से एक तरह से जो मुगलों के बाद के अभियान है उनमें हमें सफलता दिखाई नहीं देती है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण, एक सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति में था ये दिवेर। कर्नल जेम्स टोड ने इसी दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। याद रखिए, मेवाड़ का मैराथन इसे कहा है। महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान की अगर हम बात करें अकबर के, तो 6 दिसंबर 1584 ईस्वी को महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान किया गया।
और ये जो अभियान किया था, इसका नेतृत्व किया था जगन्नाथ कछुआ के नेतृत्व में, और उन्हें अजमेर का सूबेदार बनाकर अकबर ने भेजा था। लेकिन वो भी अपने इस अंतिम युद्ध में असफल रहे, अंतिम अभियान में महाराणा प्रताप को पराजित करने में असफल रहे। तो इस प्रकार देखते हैं कि तमाम तरह के जितने भी अभियान हैं महाराणा प्रताप के खिलाफ अकबर के, वो सब असफल होते हैं। और महाराणा प्रताप छापामार पद्धति से बाद में जितने अभियान करते हैं उसमें वो सफल होते हैं, और तमाम अधिकतर जितने मुगल थाने होते हैं, मेवाड़ के अधिकांश जो प्रदेश हैं, उन पर वो अधिकार करने में सफल होते हैं। अब महाराणा प्रताप के अंतिम दिनों की बात करते हैं। तो महाराणा, ऐसा कहते हैं दोस्तों, जब वो एक दिन 1597 ईस्वी की बात है, वो एक जगह बैठे हुए अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे, उसे खींच के देख रहे थे, तो उसी दौरान उसकी चोट लग जाती है और एक घाव बन जाता है, जिसकी वजह से बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, अकबर जो थे वो हालांकि महाराणा प्रताप के खिलाफ उन्होंने सब अभियान भेजे, महाराणा प्रताप को वो समाप्त करना चाहते थे, लेकिन अकबर एक महान शासक भी माने जाते हैं इतिहास के अंदर। तो अकबर वीर लोगों की काफ़ी प्रशंसा करते थे, उनकी इज्जत करते थे। तो कहते हैं कि जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई, उस समय अकबर लाहौर में थे, और जब उन्होंने इस मृत्यु का समाचार सुना तो कहते हैं कि उनके जो दरबारी इतिहासकार है इस बात का वर्णन करते हैं कि उनके भी आंखों में आंसू आ गए थे उस में, क्योंकि वो महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना पाए थे, उन्हें नहीं झुका पाए थे इस वजह से। और एक प्रसिद्ध दुरसा आड़ा जो अकबर के दरबारी कवि थे, उन्होंने कुछ पंक्तियां लिखी है महाराणा प्रताप के लिए। देखिए कि अस लेगो अण दाग पाग लेगो अण नामी, गो आड़ा गवड़ाए जी को बहतो ध्रुवामी, नवरोजे नह गयो ने गो आतसा नवली, न गो झरोके हेठ जेठ दुनिया दहली। यानी कि महाराणा प्रताप एक ऐसे शासक थे जिन्होंने कभी अपने घोड़े को दाग नहीं लगने दिया, कभी अपनी पगड़ी को उन्होंने अकबर के सामने नहीं झुकने दिया, ना कभी वो अकबर के झरोके के नीचे गए, और इस प्रकार उन्होंने एक महान शासक के रूप में जीवन जिया, एक स्वतंत्र शासक के रूप में जीवन जिया। एक अकबर जो कि पूरे भारत का सम्राट था, वो एक मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप को कभी झुका नहीं पाया था। और दोस्तों, महाराणा प्रताप के स्वतंत्र प्रेम की जानकारी, अपनी मातृभूमि से प्रेम की जानकारी हमें इस बात से मिलती है। तो कहते हैं कि जब महाराणा प्रताप कहीं भी जाते थे तो मेवाड़ की जो मिट्टी थी उसे अपने माथे से लगाते थे, और उसकी एक चुटकी जो मिट्टी थी अपने माथे के किसी कोने में, अपने साफे के किसी कोने में रखते थे उसे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि महाराणा प्रताप जो हैं एक महान शासक, ना केवल मध्यकालीन भारतीय इतिहास के हैं, मेवाड़ के हैं, बल्कि पूरे भारतीय इतिहास के सबसे महान स्वतंत्रता प्रेमी शासक के रूप में जाने जाते हैं, और उन्होंने सदियों तक पीढ़ियों को प्रेरित करने का काम किया है। अब बात करें कुछ शांतिकालीन कार्य। जब कहते हैं कि अकबर ने इनके खिलाफ कोई अभियान उसके बाद नहीं भेजा है, दिवेर के युद्ध के पश्चात वो एक जगन्नाथ कछावा का अंतिम अभियान वो हम देख रहे हैं, वो भेजते हैं, लेकिन उसके बाद कोई अभियान वो नहीं भेजते हैं। इसका कारण ये भी माना जाता है कई बार कि वो उत्तर पश्चिम में जो राजनीतिक घटनाक्रम थे उसमें काफ़ी वो बिजी हो गए, तो इसके बाद उन्होंने उनके खिलाफ कोई अभियान वहाँ नहीं भेजा था। तो ये जो शांति काल है महाराणा प्रताप का, इसमें उन्होंने क्या क्या कार्य किए, तो कुछ राणा के शांतिकालीन कार्यों की बात करें तो मेवाड़ के उत्तर पश्चिम जो विशेषकर भाग था, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व और मध्य भाग जो था, उन सभी पर विशेषकर मुगल थाने थे, उन पर महाराणा प्रताप ने अधिकार कर लिया था, जिनमें कि उदयपुर, मोही, गोगुंदा, मांडल आदि पर उनका अधिकार पुनः स्थापित हो गया था इस शांतिकाल के दौरान। इसके अलावा उन्होंने अपनी राजधानी चावंड में अनेक स्थापत्य के कार्य भी उन्होंने कराए, अनेक मंदिर और महलों का निर्माण उन्होंने अपनी राजधानी चावंड में करवाया था। इसके अलावा उन्होंने जीवधर के अमरसार के अनुसार हमें जानकारी मिलती है कि उन्होंने एक सुदृढ़ शासन की स्थापना की और पूरे राज्य में शांति व्यवस्था कायम की। इसके अलावा उन्होंने शिक्षा के प्रचार प्रसार का कार्य भी महाराणा प्रताप ने इन दिनों में किया। इसके अलावा 1588 ईस्वी में उन्होंने केवल चित्तौड़, मांडलगढ़ और अजमेर को छोड़कर शेष मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था। इसके अलावा महाराणा प्रताप एक विद्वानों को संरक्षक देने वाले भी शासक थे। उनके दरबार में कुछ प्रसिद्ध विद्वान हुआ करते थे, जिनमें सबसे पहले हम बात करें चक्रपाणि मिश्र की, जिन्होंने 3 बहुत ही प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथों की रचना की है। एक तो राज्याभिषेक पद्धति, दूसरा है मुहूर्तमाला और तीसरा है विश्व वल्लभ। ये जो विश्व वल्लभ जो ग्रंथ है वो उद्यान विज्ञान पर लिखा गया बहुत ही शानदार ग्रंथ माना जाता है। हेमरतन सूरी जो थे उनके दरबार में, तो उन्होंने गोरा बादल की कथाएं और पद्मिनी की चौपाई नामक ग्रंथ लिखे हैं, जो कि ताराचंद की प्रेरणा से, ऐसा माना जाता है कि ताराचंद की प्रेरणा से वो ग्रंथ लिखे गए थे। इसके अलावा चारण कवियों रामा सांदू और माला सांदू को भी महाराणा प्रताप ने आश्रय दिया था, और ऐसा कहा जाता है कि जो दोनों चारण कवि थे वो युद्ध अभियानों के दौरान उनके साथ चलते थे और सैनिकों का उत्साहवर्धन करते थे। याद रखिए, 2 ये जो कवि हैं चारण कवि, रामा सांदू और माला सांदू। अब बात करें महाराणा प्रताप की कुछ चारित्रिक विशेषताएं। हमने पूरे इस अध्याय में, पूरे इस भाग में जब महाराणा प्रताप की बात की तो अलग अलग तरह की उनकी विशेषताएं हमें देखने को मिलती है।
उन सबको अगर हम ये देखते हैं कि निहत्थे पे वार नहीं करना, कहते हैं महाराणा प्रताप कभी किसी निहत्थे पे वार नहीं करते थे और वो हमेशा अपने साथ दो तलवारें लेके चलते थे, एक अपने दुश्मन के लिए और एक खुद के लिए। अगर उसके दुश्मन की तलवार भी गिर जाती तो उसे तलवार वो देते थे। तो एक तरह से निहत्थे पे वार नहीं करना उनकी एक प्रमुख चारित्रिक विशेषता, एक वीर पुरुष की जो विशेषता वो देखने को मिलती है। इसके अलावा वो सामाजिक समरसता में विश्वास करते थे। हम देखते हैं कि उन्होंने अपनी जो सेना थी उसमें हर तरह के लोगों को उन्होंने शामिल किया था, बिना किसी भेदभाव के अपने सेना के अंदर लोगों को शामिल किया था। उनकी सेना का नेतृत्व हम देखते हैं कि हकीम का सूरी करते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो सामाजिक समरसता में उनका बहुत ही विश्वास था। इसके अलावा वो स्वतंत्रता प्रकृति के स्वतंत्र प्रेमी शासक थे। तो ये तो कहने की आवश्यकता नहीं, हमने जितना पूरा उनके बारे में अध्ययन किया उससे पता चलता है कि वो अकबर जो उस समय का सबसे महान बड़ा सम्राट था, उसने लगभग संपूर्ण हिंदुस्तान पर अधिकार कर लिया था, उसके सामने वो नहीं झुके और अपनी स्वतंत्रता के लिए वो जीवन भर संघर्ष करते रहे। इसके अलावा वो धर्म रक्षक और राजचिन्ह सम्मान करने वाले शासक थे और वो एक प्रेरणा पुरुष है। सबसे बढ़कर बात है कि उन्होंने पीढ़ियों को प्रेरित किया है और विशेषकर हमारी आज़ादी की लड़ाई की हम बात करें तो आज़ादी की लड़ाई करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को उन्होंने प्रेरणा प्रदान की है महाराणा प्रताप ने। तो इस प्रकार महाराणा प्रताप के बारे में हमने एक बहुत बड़े शासक के बारे में, महान विशेषकर महान वीर योद्धा के बारे में, स्वतंत्रता प्रेमी शासक के बारे में आज आपने अध्ययन किया है। आशा करते हैं कि बहुत आपको कुछ जानने को मिला होगा और आप प्रेरित हुए होंगे अपनी मातृभूमि के प्रति। आगे की कक्षाओं में हम और राजाओं के बारे में, शासकों के बारे में ऐसे ही आपके पास किस्से कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।